हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, आई होप अभी तक आप लोगों को जो भी मैंने 11th इकोनॉमिक्स के पहले 4 जो चैप्टर्स आप लोगों के लिए अपलोड किए थे, वो सारे वीडियोस वहाँ पे आप सभी लोगों ने पक्का देख लिया होगा। और उससे आप लोगों को वो चारों जो चैप्टर्स है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, देखो यार, अभी आज का जो भी ये मेरा लेक्चर होगा ना, तो इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को आपके इकोनॉमिक्स नाम के सब्जेक्ट का जो पेज नंबर 31 है, उसके ऊपर देखो चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर दोस्तों अभी अपन क्या करने वाले बोलो, स्टार्ट करने वाले। तो प्लीज अच्छे से ध्यान देना। अभी देखो यार, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि अपना जो इंडिया है, बरोबर, तो अपने इंडिया में वहाँ पे मैक्सिमम जो पॉपुलेशन होती है वो आप अपनी जो रहती है वो रूरल एरियाज में वहाँ पे रहती है। ठीक है, तो कैसा है कि अगर आप वहाँ पे देखोगे तो लगभग अपने इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का 70% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में वहाँ पे रहता है। यस और नो? तो अभी कैसा है, मुझे आप लोग एक बात बताओ कि अगर मान लो अपने को मतलब हम लोगों को, अगर हमारा जो इंडिया है, अगर हम लोगों को हमारे इंडिया का अगर ओवरऑल डेवलपमेंट अगर चाहिए होगा, है ना, तो जैसे मैंने आप सभी लोगों को बोला कि 70% पॉपुलेशन किधर रहता है, अपना रूरल एरियाज में रहता है, बराबर है क्या? तो कहीं ना कहीं पे वहां पे अपना रूरल एरिया भी डेवलप होना जरूरी है क्या? नहीं, मुझे बताओ। अगर आप देखोगे तो आजकल जो अपने अर्बन एरियाज है, जैसे जो बड़े बड़े सिटीज है, ओके, तो उसके अंदर वहां पे जो रोड्स है, ब्रिजेस है, सारी जो चीजें है, ये बहुत अच्छे से वहां पे डेवलप हो रही है। बट कहीं ना कहीं पे क्या उतने ही स्पीड से अपना रूरल एरिया डेवलप हो रहा है क्या? बोलो, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये टॉपिक के अंदर वहां पे अपन क्या करेंगे कि एग्जैक्टली रूरल डेवलपमेंट ये इंडिया के अंदर का होना क्यों जरूरी है, रूरल डेवलपमेंट में ऐसे कौन से सेक्टर्स है जो डेवलप होना जरूरी है, ठीक है, और उसको कैसे कर सकते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीजें अपन क्या करने वाले बच्चों, ये जो अपना चैप्टर है इसके अंदर वहां पे अपन पढ़ने वाले। ठीक है, तो अभी कैसा रहेगा कि अपन वहां पे क्या करेंगे कि जो भी उन्होंने हम लोगों को थ्योरी दिया हुआ है वो थ्योरी पहले यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए रीड करूंगा, और फिर वहां पे मैं आप सभी लोगों को क्या करूंगा बोले, ये जो टॉपिक्स है उसको आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको वहाँ पे कोई भी डाउट आता है, अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है कि वहाँ पे आपको और क्लैरिटी चाहिए या नहीं आया जितना समझ में आना चाहिए था उतना, तो वहाँ पे आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो। ओके, चलो, तो अभी देखो सबसे पहले अपन आते हैं इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक के ऊपर। ऑलराइट, देखो उन्होंने क्या दिया है, इंडियन इकोनॉमी इज प्रीडोमिनेटली अ रूरल इकोनॉमी। मैंने आपको बोला ना कि इंडिया में वहां पे अपना कितना परसेंट, मैंने आप लोगों को बोला लगभग 70% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रहता है, मुझे बोलो, रूरल एरिया में वहां पे रहता है। ठीक है, आगे, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इज ड्रिवन बाय इट्स रूरल डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं पे कैसा है दोस्तों कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल हम लोगों को अगर अपने पूरे इकोनॉमी का अगर डेवलपमेंट चाहिए होगा, ओके, तो कहीं ना कहीं पे वहां पे कैसा है दोस्तों कि हम लोगों का जो भी रूरल एरिया है उसका डेवलपमेंट होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अर्बन एरिया का। राइट, तो अगर अपने रूरल एरिया का अगर डेवलपमेंट हो जाता है तो इसके वजह से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वहां पे अपना जो इंडिया है उसका भी वहां पे ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा। ओके, यस, तो देखो नेक्स्ट उन्होंने वहां पे क्या दिया हम लोगों को, इट इज ट्रू दैट इंडिया लिव्स इन विलेजेस। बरोबर है ना यार, जैसे आपने देखा ना 70% पॉपुलेशन कहाँ पे रहता है, मुझे बोलो, विलेजेस में रहता है। तो देखो द टर्म रूरल डेवलपमेंट इज सबसेट, मतलब क्या कि जो भी हम लोगों का इंडिया का डेवलपमेंट है ना उसका एक छोटा पार्ट कौन सा है, मुझे बोलो, रूरल डेवलपमेंट है, वहां पे आता है। ओके, अभी देखो क्या बोल रहा है, द टर्म रूरल डेवलपमेंट कैनॉट्स ओवरऑल, कैनॉट्स का मतलब वहां पे होता है दोस्तों मीनिंग, इसका मतलब वहां पे क्या होता है आप लिख के रख सकते हो, मीनिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है पता है क्या, कि जब भी अपन वहां पे रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो रूरल डेवलपमेंट की इसमें ना कि सिर्फ हम लोगों को रूरल एरिया का करना है, बल्कि रूरल एरिया में रहने वाले जो भी लोग हैं उनका वहां पे हम लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखना है, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ देखना है। ठीक है, मतलब वहां पे हम लोगों को वो एरिया का तो डेवलपमेंट करना ही है, बट साथ साथ में वहां की जो ह्यूमन लाइफ है वो भी हम लोगों को वहां पे क्या करनी है बोलो, डेवलप करनी है। ओके, आगे देखो, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द कंट्रीज रूरल पॉपुलेशन इज 83.25 करोड़। ठीक है, मतलब वो क्या बोल रहा है कि 2011 में जब भी वहां पे उन्होंने ये स्टडी किया था कि बाबा ओवरऑल मतलब वहां पे रूरल एरिया में कितने लोग रहते, तो तभी हमको वहां पे ध्यान में आया था कि लगभग 83.25 करोड़ तभी के पॉपुलेशन का। ओके, मतलब 68.8, मतलब अपन अराउंड वहां पे 70% बोल सकते हैं कि कहाँ पे रहते थे, मुझे बोलो, रूरल एरिया में रहते थे। तो देयर हैज बीन अ वाइड सेंसस दैट रूरल डेवलपमेंट शुड बी इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इन ऑर्डर टू
एलिवेट द पावर्टी। ओके, तो मतलब वो क्या बोल रहा है कि एलिवेट मतलब क्या, वहां पे रिमूव करना। तो अगर आप देखोगे तो अपने कंट्री के अंदर वहां पे पावर्टी भी है, यस और नो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बिलो पावर्टी लाइन पे है, जो गरीब लोग है, बरोबर है क्या। तो वो क्या बोल रहा है कि अगर हम लोगों को अपने कंट्री के अंदर का अगर पावर्टी वहां पे रिमूव करना होगा, तो वो केस में वहां पे हमको रूरल डेवलपमेंट करना कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट अभी देखो उन्होंने क्या दिया वहां पे, रूरल डेवलपमेंट उन्होंने दिया। अभी देखो क्या बोल रहा है, the concept of rural development was born in the context of agriculture and it remained for a long time with the agricultural development in India। अभी अगर आप देखोगे दोस्तों, तो आप सभी लोगों को भी पता है कि अपना जो इंडिया है वो कैसा है, मुझे बोलो, वहाँ पे एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है। मतलब वहाँ पे अपना जो मैक्सिमम जो लोगों का वहाँ पे आप बोल सकते हो जो सोर्स ऑफ लिविंग है, बरोबर है क्या, वो सोर्स ऑफ लिविंग वहाँ पे क्या है दोस्तों, मुझे बोलो, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे वहाँ पे सारे लोग क्या करते हैं, बोलो, काम करते हैं, है ना। तो कैसा है दोस्तों, देखो उन्होंने वहाँ पे क्या किया फिर, कि अगर हम लोगों को वहाँ पे रूरल डेवलपमेंट में अगर वहाँ पे समझो कुछ अगर डेवलपमेंट करना है, राइट, रूरल एरिया में अगर हमको डेवलपमेंट करना है, तो वो केस में वहाँ पे हमको 4 चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। पहला जो चीज है वो मुझे क्या है, मुझे बताओ जल्दी से, एग्रीकल्चरल वाला चीज। सेकंड वाला जो है वो है आपका विलेज इंडस्ट्रीज, मतलब जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं गांव खेड़े में, तो वो इंडस्ट्रीज के ऊपर वहाँ पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा वहाँ पे क्या बोल रहे हैं दोस्तों, सर्विसेज जो होती है, जैसे आप वहाँ पे देखोगे हेल्थ सर्विस हो गया, फैमिली वेलफेयर हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। तो कहीं ना कहीं पे वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो सारी चीजें इसके ऊपर भी वहां पे ध्यान देना पड़ेगा। और आगे उन्होंने हमको दिया वहां पे एजुकेशन। एजुकेशन में क्या, तो टेक्निकल स्किल, एग्रीकल्चर, ये सब अपन आने वाले वहां पे टॉपिक में देखने वाले। तो इतना याद रखना कि जब भी अपन वहां पे रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो वो केस में वहां पे हमको 4 चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। पहला अपना कौन सा है, मुझे बोलो, वहां पे एग्रीकल्चर। सेकंड कौन सा है, मुझे बोलो, विलेज इंडस्ट्री। तीसरा कौन सा है, मुझे वहां पे बोलो, एजुकेशन। यानी फोर्थ है वहां पे अपना सर्विसेज। ठीक है, ये 4 चीजें वहां पे हमको याद रखना है। ओके, यस। तो आगे देखो उन्होंने ना हम लोगों को यहाँ पे डेफिनेशन बाय वर्ल्ड बैंक दिया हुआ है रूरल डेवलपमेंट का। तो इसका मतलब कि ये रूरल डेवलपमेंट मतलब एग्जैक्टली क्या होता है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, वो उन्होंने वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको अपन देख लेते हैं। अभी वो बोल रहे देखो, रूरल डेवलपमेंट एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जो हमने डिजाइन किया हुआ है, किस चीज के लिए, मुझे बोलो, टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ मतलब क्या दोस्तों, जैसे देखो अलग अलग जो सेक्टर्स में वो काम कर रहे हैं ना, तो उसके रिलेटेड। और सोशल लाइफ मतलब क्या, जैसे अपन वहां पे बोल सकते हैं लोगों का जो हेल्थ है, लोगों का जो एजुकेशन है, लोगों का जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज है, राइट, वो सारी चीज है। तो ये दोनों वहां पे क्या होना चाहिए, मुझे बोलो, अच्छा होना चाहिए, राइट। ये किसका होना चाहिए, मुझे बोलो, लाइफ ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल दैट इज रूरल पुअर, है ना। तो वो सारे लोगों का वहां पे इकोनॉमिक लाइफ यानी सोशल लाइफ को अच्छा जब वो हो जाएगा, तब अपन उसको वहां पे क्या बोलेंगे कि वहां पे अपना रूरल डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप वहां पे जैसे ये भी कंसीडर कर सकते हो कि जैसे अच्छे रोड्स है, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है, वो भी वहां पे आप सारी चीजें देख सकते हो। ओके, आगे देखो उन्होंने क्या बोला है, रूरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स एक्सटेंडिंग द बेनिफिट्स। एक्सटेंडिंग मतलब क्या दोस्तों, बेनिफिट देना। किसको देने का बोलो, एक्सटेंडिंग द बेनिफिट्स ऑफ द डेवलपमेंट टू द पुअरेस्ट अमंग दोज हु सीक लाइवलीहुड इन द रूरल एरियाज। ठीक है, तो अभी देखो यार, अगर आप वहां पे देखोगे तो रूरल एरिया में वहां पे आप देखोगे तो मेजोरिटी जो लोग होते हैं वो कहाँ पे काम करते हैं, मुझे बोला, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वहां पे वो करते रहते हैं। उनका जो फार्म रहता है उधर काम करते हैं। अगर उनका खुद का फार्म नहीं रहेगा तो वो किसी के वहां पे जाके वहां पे वो फार्मिंग की एक्टिविटी करते हैं, यस और नो, मुझे बताओ। तो ये जो सारी चीजें वो कर रही है, क्यों कर रहे हैं, मुझे बोलो, क्योंकि उनको उनका लाइवलीहुड करना है। मतलब उनको जो डेली उनका जीने के लिए उनको जो भी पैसा चाहिए वो कमाने के लिए वहां पे वो क्या करते हैं, वो लोग काम करते हैं। ठीक है, द ग्रुप इंक्लूड स्मॉल स्केल फार्मर्स, टेनेंट्स एंड लैंडलेस। अभी देखो यहाँ पे कैसा होता है, देखो स्मॉल स्केल फार्मर्स मतलब क्या है, जो बहुत छोटे लेवल पे वहां पे क्या करते हैं, मुझे बोलो, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते। टेनेंट्स मतलब क्या, जैसे मान लो कि ऐसे होता है ना कि एक आधे लोगों ने वहां पे क्या किया है, तो किसी का फार्म वहां पे चलाने के लिया हुआ है और वहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं और उसमें से फिर कुछ चीजें वो मालिक उनको देता है और बाकी की चीजें वो वहां पे मार्केट में बेच देता है, उसको टेनेंट्स बोलते हैं। लैंडलेस मतलब क्या, जिसके पास वहां पे खुद की जमीन नहीं है। ओके, तो ये हो गया आपका वर्ल्ड बैंक के हिसाब से रूरल डेवलपमेंट का मतलब। ओके, अभी देखो क्या बोल रहे हैं वो, रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन जनरल। मतलब क्या रे, कि जो भी रूरल एरियाज होते हैं, तो रूरल एरियाज में एग्जैक्टली वहां पे लोग क्या बिजनेस करते हैं, कौन सी एक्टिविटीज वहां पे करते हैं जिसकी वजह से वो पैसा कमाते हैं। तो वहां पे देखो, वहां पे अपनी 3 चीजें बेसिकली आ सकती है। पहला उन्होंने वहां पे दिया हम लोगों को एग्रीकल्चरल सेक्टर। पहला कौन सा दिया है मुझे बताओ, यहाँ पे उन्होंने जल्दी से हम लोगों को
एग्रीकल्चरल सेक्टर दिया है, दूसरा उन्होंने वहां पे हमको दिया है इंडस्ट्रियल सेक्टर, और तीसरा उन्होंने वहां पे हमको दिया है सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो ऐसे वहां पे कितनी चीजें आएंगी मुझे बताओ? 3 चीजें आएगी। एक बार वापस बोलो, पहला कौन सा? एग्रीकल्चरल सेक्टर, दूसरा कौन सा मुझे वहां पे बोले दी से? इंडस्ट्रियल सेक्टर, और तीसरा कौन सा होता है मुझे बोलो? सर्विस सेक्टर। ठीक है, अभी सबसे पहले यहाँ पे अपन क्या करते हैं दोस्तों, जो भी आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर है ना वो अपन वहां पे देख लेते हो। देखो क्या बोला है, द रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया इज क्लासिफाइड इनटू एग्रीकल्चरल सेक्टर विच हैज बीन सब डिवाइडेड एज एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। अभी आप बोलोगे सर अलाइड एक्टिविटीज मतलब क्या? देखो अगर आप वहां पे देखोगे ना दोस्तों, तो जो भी लोग वहां पे फार्मिंग वगैरह में इन्वॉल्व है ना, तो वो सिर्फ वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं करते, बल्कि वो साथ साथ में कुछ उसके सपोर्टिंग एक्टिविटीज जो होती है। सपोर्टिंग एक्टिविटीज मतलब क्या? जैसे आप वहां पे देखोगे, देखो तो कोई वहां पे जैसे ये होता है अपना, देखो पोल्ट्री फार्म वगैरह चलाता है, कोई वहां पे जैसे मिल्क का बिजनेस करता है ना, कोई वहां पे फिशिंग वगैरह का बिजनेस करता है। तो ये जो सारी चीजें होती है, इसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं? अलाइड। अलाइड मतलब सपोर्टिंग एक्टिविटीज वहां पे आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में ना कि सिर्फ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आएगी, बल्कि उसके साथ साथ वहां पे जो उसकी अलाइड एक्टिविटीज होती है वो भी वहां पे आ जाएगी। ठीक है, अभी देखो क्या बोल रहा है, एग्रीकल्चरल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मार्जिनल एंड लार्ज फार्मर्स। ठीक है, तो जो भी अपना एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होता है दोस्तों, इसके अंदर वहां पे अपने 3 तरीके के लोग आ सकते हैं। पहला वहां पे जो होता है वो होता है वहां पे अपना कौन सा बोलो, सॉरी मेरी थोड़ी तबियत खराब है, इसके लिए आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा बीच बीच में, बट कोई बात नहीं, राइट। तो सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पहला यहाँ पे तुम्हारा कौन सा बोलो? स्मॉल फार्मर। दूसरा कौन सा है मुझे बोलो? मार्जिनल फार्मर्स। एंड तीसरा कौन सा है दोस्तों? वहां पे अपना लार्ज फार्मर्स। ठीक है, तो ऐसे वहां पे 3 फार्मर्स होते हैं जो क्या करते हैं बोलो? एग्रीकल्चर एक्टिविटी में काम करते रहते हैं। अभी देखो क्या बोल रहा है, अलाइड सेक्टर कंसिस्ट ऑफ द प्लांटेशन, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अलग अलग जो पौधे होते हैं उसको लगाना। दूसरा कौन सा? फॉरेस्ट्री, फिशिंग, कौन सा? डेयरी प्रोडक्ट्स एंड हॉर्टिकल्चरल। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें कहाँ पे आती है मुझे बोलो? अलाइड एक्टिविटीज में वहां पे आती है। ओके, अभी देखो नेक्स्ट है अपना वहां पे दोस्तों कौन सा? इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो देखो क्या बोल रहा है वो, इंडस्ट्रियल सेक्टर इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन द फैक्ट्रीज। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में वहां पे क्या होगा मुझे बताओ? तो वहां पे लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो जो भी आपके रॉ मटेरियल वगैरह है, राइट, तो उसके हेल्प से वहां पे क्या करेंगे बोलो? वहां पे प्रोडक्शन करेंगे, उससे वहां पे कोई फिनिश गुड्स को बनाएंगे। ओके, तो ये जो सारी चीजें किधर आएगी मुझे वहां पे बोल दी दोस्तों? इंडस्ट्रियल सेक्टर में वहां पे आ जाएगी। आगे देखो उन्होंने क्या दिया दोस्तों, दिस सेक्टर हैज बीन क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल, कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो जो भी आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है दोस्तों, इसके अंदर वहां पे 3 चीजें आएगी। पहला कौन सा? स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल मतलब क्या है दोस्तों? जो वहां पे एकदम माइक्रो फर्म है, जो छोटी फर्म है, जो छोटे लेवल पे वहां पे क्या कर रहे हैं बोलो? चीजें बना रहे। ओके, उसको अपन, हाँ आप इसको स्टार्टअप वगैरह भी बोल सकते हो, तो इसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं बोलो? स्मॉल स्केल बोलते हैं। दूसरा वहां पे क्या रहता है देखो? कॉटेज। ओके, अभी कॉटेज मतलब क्या दोस्तों, कि जो रिलेटेड टू आप लोगों का ये होता है ना, जैसे देखो आप वहां पे इसको क्या बोलते? कपास बोलते, देखो उसको हिंदी में, राइट, है ना, कॉटन। उसके रिलेटेड वहां पे जो प्रोडक्शन होगा, फिर उससे वहां पे वो जो कपड़े वगैरह बनाते हैं वो सारी चीजें। और तीसरा कौन सा? रूरल इंडस्ट्रीज। तो जो बाकी की जो इंडस्ट्रीज होगी, जो छोटे मोटे लेवल पे वहां पे काम करती रहेगी, उसको अपन वहां पे रूरल इंडस्ट्रीज बोलेंगे, राइट। अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने वहां पे हमको दिया दोस्तों सर्विस सेक्टर। अभी सर्विस सेक्टर मतलब क्या? तो जैसे देखो सर्विस सेक्टर मतलब एक टर्शियरी सेक्टर होता है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं बोलो? दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो देखो उसके अंदर उन्होंने क्या बोला है कि सर्विस सेक्टर इन्वॉल्व्स द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू द बिजनेसेस एज वेल एज फाइनल कंज्यूमर सच एज। अभी यहाँ पे कौन सी सर्विस देंगे हो? तो जैसे देखो अकाउंटिंग सर्विस हो गया, ट्रेड्समैनशिप हो गया। ओके, जैसे ट्रेड्समैन में अगर अपन देखें तो मैकेनिक हो गया, प्लम्बर हो गया, फिर कंप्यूटर सर्विसेज, रेस्टोरेंट, टूरिज्म। ओके, तो ये जो सारी चीजें दोस्तों, ये अपनी कहाँ पे आती है मुझे बोलो? सर्विस सेक्टर में वहां पे आती है। नेक्स्ट, द टर्म सर्विस सेक्टर हैज आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू होलसेलर एंड रिटेलर, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल। ठीक है, तो इतना याद रखना यार दोस्तों कि जहां पे भी लोगों को अपन सर्विसेज देते हैं ना, तो फिर वो कोई भी टाइप के वहां पे सर्विस रहने दो, वो सारी जो चीज है वो कहाँ पे आ जाएगी दोस्तों? मुझे बताओ जल्दी से। वहां पे सर्विस सेक्टर में आ जाएगी। तो अपन ने वहां पे रूरल एरियाज में कितनी चीजें देखी मुझे बताओ? 3 चीजें देखी। पहला अपना कौन सा है मुझे बोलो? वहां पे एग्रीकल्चरल सेक्टर अपन ने वहां पे पहले देखा। दूसरा कौन सा है मुझे बोलो? इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, और तीसरा कौन सा है मुझे बोलो? वहां पे
अपना सर्विस सेक्टर वहां पे तीसरा वाला सेक्टर रहेगा। ओके, तो ऐसे 3 वहां पे अपने क्या रहेंगे दोस्तों, सेक्टर्स आ जाएंगे, राइट। अभी देखो नेक्स्ट दोस्तों, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, एक्चुअली बहुत जनरल चीज है, तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा डीप में जाने जैसा नहीं है, बस आप लोगों को जो भी मैं बोल रहा हूँ उतना आप अच्छे से समझने की कोशिश करो, राइट। चलो अभी देखो उन्होंने आगे हमको दिया दोस्तों यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, क्या दिया है मुझे यहाँ पे, बोलो रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया मतलब क्या रहे कि अपना जो भी रूरल एरिया है उसका डेवलपमेंट, उसको क्या बोलेंगे, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया बोल देंगे। देखो क्या बोल रहा है, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया हैज विटनेस्ड वेरियस प्लान्स एंड पॉलिसीज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज एट द नॉन गवर्नमेंट लेवल। ओके, तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि जो भी रूरल डेवलपमेंट वहां पे होता है, तो एक तो वो गवर्नमेंट के हेल्प से भी होता है और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनके लेवल से भी वहां पे होता है। अभी वो क्या बोल रहा है, अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजीज फॉर रूरल डेवलपमेंट विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मतलब क्या है कि अगर हम लोगों को मान लो वहां पे अगर रूरल डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए हम लोगों को प्रॉपर प्लान लगेगा क्या नहीं लगेगा, मुझे बताओ। प्रॉपर वहां पे हम लोगों को पॉलिसीज लानी पड़ेंगी कि नहीं लानी पड़ेंगी, लानी पड़ेंगी। तो वो वही हम लोगों को बोल रहा है कि अगर हम लोगों को वो कंट्री का अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो कहीं ना कहीं पे उसके लिए अच्छी स्ट्रेटेजीज को वहां पे बनाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक की सारी चीजें पक्का समझ में आई दोस्तों आप लोगों को। पहले अपन ने इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद वहां पे अपन ने रूरल डेवलपमेंट मतलब क्या वो देखा, फिर वहां पे वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन देखा, और वहां पे अपन ये देखा कि रूरल एरिया में वहां पे कौन से ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है जिसके वजह से वहां पे रूरल डेवलपमेंट हो सकता है। और उसके बाद वहां पे अपन ने रूरल डेवलपमेंट इंडिया के बारे में देख लिया, ठीक है। अभी अपन वहां पे क्या करेंगे, देखो दोस्तों, सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया दिख रहा है क्या, सिग्निफिकेंस मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस। ओके, क्यों रूरल डेवलपमेंट के अंदर वहां पे मतलब वो डेवलप होना जरूरी है, क्यों रूरल एरियाज वहां पे और बेहतर होना जरूरी है, ठीक है। तो पहला देखो अभी वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन मतलब क्या, देखो रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू इंप्रूव। अभी अगर आप देखोगे दोस्तों तो रूरल एरिया में वहां पे प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी वगैरह होती है क्या रे, अभी अभी वो रिसेंटली वहां पे आई है, बट अगर आप वहां पे देखोगे तो पहले के टाइम पे वहां पे लोगों के पास प्रॉपर वॉशरूम फैसिलिटी नहीं थी, बाथरूम नहीं थे, लोग वहां पे फार्म में जाके सारी चीजें करते थे, यस और नो मुझे बताओ। तो कहीं ना कहीं पे वहां पे दोस्तों जो अच्छा एक लाइफस्टाइल होना चाहिए वहां पे रूरल एरिया में होता था क्या, मुझे बोलो नहीं होता था। तो अभी उन्होंने वहां पे क्या किया है, तो लोगों ने वहां पे ना जैसे सैनिटेशन फैसिलिटी इंप्रूव किया है, लोगों ने यहाँ पे हाइजीन के ऊपर ध्यान दिया है, लोगों को यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर, मतलब ये जो सारी चीजें दोस्तों ये वहां पे क्या होने लगी, बोलो अभी अच्छी होने लगी है। ओके, अगर आप वहां पे देखोगे तो बहुत सारे अपने इंडिया के अंदर रूरल एरिया जैसे दोस्तों जहाँ पे अभी बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हुए हैं, अच्छे अच्छे वहां पे स्कूल्स हुए हैं, यस और नो मुझे बता, आपको लगेगा ही नहीं कि आप वहां पे कौन से गांव खेड़े में आए हो, यस और नो। तो ये जो सारी चीजें इसके ये क्या है बोले यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। नेक्स्ट, दिस वुड लीड टू, अब ये क्या होगा, जैसे मान लो अगर आप मान लो कि वहां पे प्रॉपर सैनिटेशन अगर लेके आओगे, हाइजीन लेके आओगे, वहां पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी लेके आओगे, आप लोगों को वहां पे एकदम अफोर्डेबल रेट में अगर मान लो कि वहां पे आप हेल्थ फैसिलिटीज लोगों को देने लगोगे, ठीक है ना, तो इसकी वजह से ओवरऑल क्या होगा मुझे बताओ। तो वो बोल रहा है दिस वुड लीड टू एन इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द रूरल पीपल, ठीक है। तो जो भी रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं, राइट, तो उनका वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा हो जाएगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी वहां पे क्या हो जाएगा, बोलो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला वहां पे क्या है मुझे बोलो इंपॉर्टेंस है। सेकंड देखो क्या बोल रहा है वो, लिटरेसी रेट इन रूरल एरियाज। ओके, अभी मुझे एक बात बोले यार कि अगर आप सभी लोगों को भी पता है दोस्तों कि अगर वहां पे समझो लिटरेसी अगर रहेगी, लोग अगर पढ़े लिखे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं पे उनके काम करने की इसमें उनके सोच में वहां पे डिफरेंस आता है क्या नहीं आता है, बोलो 100% आता है। तो वो देखो क्या बोल रहे हैं, लिटरेसी इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोशल इकोनॉमिक चेंज, राइट। मतलब क्या कि अगर हम लोगों को अगर अपने इकोनॉमी में कोई अच्छा चेंज अगर वहां पे लेके आना होगा, तो कहीं ना कहीं पे वहां पे लोगों को एजुकेशन देना है क्या है मुझे बोलो, बहुत ज्यादा जरूरी है। हाउएवर देयर इज अ कंसिडरेबल क्या बोल रहा है, गैप बिटवीन द रूरल एंड अर्बन लिटरेसी, राइट। अभी अगर आप देखोगे दोस्तों तो वहां पे ना आप सभी लोगों को ध्यान में आएगा कि रूरल एरिया में वहां पे क्या होता है ना दोस्तों, कि जो भी वो मतलब उनके घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जो सारे लोग होते हैं, वो भी क्या करते हैं मुझे बोलो, फार्म में जाते हैं, वहां पे उनके पेरेंट्स को वहां पे क्या करते हैं बोलो, फार्मिंग एक्टिविटी में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, होता है कि नहीं होता है, बोले ऐसा होता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो अर्बन एरिया में वहां पे जो लोग होते हैं, तो वहां पे उनके जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं बोलो, स्कूल वगैरह में जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं पे वहां पे आपको ये एग्री करना पड़ेगा कि आज के तारीख में भी वहां पे जो अर्बन एरिया की लिटरेसी है
मतलब अर्बन एरिया में वहां पे जो एजुकेशन है और रूरल एरिया में वहां पे जो एजुकेशन, जो एजुकेटेड लोग है, वो दोनों में क्या है मुझे बोलो, वहां पे एक मेजर डिफरेंस है, एक मेजर गैप है। तो वो क्या बोल रहा है कि अगर आप वहां पे जो रूरल एरिया में भी अगर आप प्रॉपर लिटरेसी लेके आओगे, वहां पे भी अगर आप एजुकेशन का इंपॉर्टेंस लेके आओगे, तो कहीं ना कहीं पे क्या हो जाएगा, रूरल एरिया और अर्बन एरिया में जो लिटरेसी का गैप है वो क्या हो जाएगा मुझे बोलो, वहां पे कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या बोला है, रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू ब्रीच, ब्रीच मतलब क्या दोस्तों, बंद कर देना, मतलब वो लेके आना, राइट। क्या, दिस गैप बाय मेकिंग द प्रोविजंस ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज एट ऑल लेवल। ठीक है, तो अगर हम लोगों को अगर ऐसे करना है कि जो रूरल एरिया का लिटरेसी और अर्बन एरिया का जो लिटरेसी है, अगर ये दोनों के बीच का गैप अगर हम लोगों को वहां पे कम करना होगा ना, तो वहां पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, रूरल एरिया के अंदर भी उतने सारे जो अपने एजुकेशनल फैसिलिटीज है वहां पे हमको लेके आना पड़ेगा। ओके दोस्तों, आप सभी लोगों को जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ समझ में आ रहा है ना पक्का, आप मुझे वहां पे कमेंट में जरूर बोलना। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट देखो उन्होंने तीसरा पॉइंट क्या दिया है। तीसरा पॉइंट उन्होंने वहां पे दिया एम्पावरमेंट ऑफ वुमन। ठीक है, अभी देखो यार, आप सभी लोग वहां पे अगर देखोगे ना, तो वहां पे आपको ध्यान में आएगा कि कैसा है यार, कि थोड़ा सा है ना, मतलब रूरल एरिया में अगर आप देखोगे ना, तो वहां पे है ना जो वुमेन्स होती है, जो फीमेल्स होती है, राइट, उनको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। ये मतलब ये बिटर ट्रूथ है ना। आपने अगर शायद ये ऑब्जर्व किया होगा, तो वहां पे कैसा है देखो दोस्तों, वो क्या बोल रहा है कि रूरल डेवलपमेंट अगर होगा ना, तो उसके वजह से जो जेंडर डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी मतलब क्या, कि जो भेदभाव वहां पे होता है, राइट, तो ये जो भेदभाव है वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, मुझे बोलो वहां पे कम हो जाएगा, है क्या नहीं मुझे बताओ। और इसके वजह से क्या हो जाएगा, द मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ द रूरल वुमन एज वेल एज एनकरेज देयर पार्टिसिपेशन इन द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और कैसा है दोस्तों कि अगर आपको लगता है कि बाबा वहां पे रूरल एरिया का डेवलपमेंट होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं पे वहां के जो फीमेल्स है, वहां के जो वुमन है, उनको भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा मुझे बोलो, मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको भी एनकरेज करना पड़ेगा। जैसे देखो अर्बन एरियाज में अगर आप देखोगे, तो वहां पे देखो जो महिलाएं होती है, राइट, वो भी क्या करती है मुझे बोलो, वो भी इक्वली काम करती है, जितने भी मतलब पुरुष लोग होते हैं, राइट, वो जैसे जॉब को जाते हैं, वो जैसे बिजनेसेस करते हैं। तो आजकल अगर आप देखोगे, तो आप पे जो वुमेन्स है वो भी बहुत अच्छे से काम कर रही है ना। तो हम लोगों को ये जो सारी चीजें वो कहाँ पे लानी पड़ेगी मुझे बताओ, जो भी अपना रूरल एरिया वहां पे हमको लेके आना पड़ेगा। ओके, तो देखो अभी तक अपन ने वहां पे कितने पॉइंट्स देखे दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। तो रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया ये होने के पीछे क्या इंपॉर्टेंस है, तो अपन ने उसके 3 पॉइंट देखे। पहला क्या है देखो यहाँ पे, पहला है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन अपन ने देखा। दूसरा अपन ने वहां पे देखा लिटरेसी रेट इन रूरल एरिया। और तीसरा वहां पे अपन ने क्या देखा दोस्तों, एम्पावरमेंट ऑफ वुमन। ओके, आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ तक के जितने भी 3 पॉइंट्स है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। चलो ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट वहां पे मार्क करके रखना दोस्तों, आपको ये वहां पे 6 मार्क 8 मार्क के लिए आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो उन्होंने वहां पे हमको दिया एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने वहां पे हमको दिया रूरल डेवलपमेंट हेल्प टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप थ्रू द प्रॉपर एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर। अभी देखो आजकल देखो यार, वहां पे आरक्षण वगैरह का बहुत सारी चीजें चल रही है ना। तो अगर आप देखोगे तो रूरल एरिया में वहां पे क्या है, देखो कुछ बैकवर्ड क्लास वाले लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा वीकर सेक्शंस है, बहुत ज्यादा पुअर है क्या नहीं मुझे बताओ। तो वो सारे लोगों को वहां पे गवर्नमेंट क्या करता है बोले, जैसे होता है ना वो कि आरक्षण देना या उनको रिजर्वेशन वगैरह होता है कि नहीं होता है मुझे बोलो। तो उसी तरीके से जो भी वहां पे जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स है, मतलब जो बैकवर्ड लोग हैं, ओके, तो वो लोगों को वहां पे क्या करना है मुझे बोलो, ये लॉ एंड ऑर्डर की मदद से वहां पे उनको हमको हेल्प करना है, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो जाए कि उनका भी वहां पे अच्छा डेवलपमेंट हो, वो भी वहां पे क्या हो गया बोलो, फाइनेंशियली अच्छे से वहां पे ग्रो हो, है ना, और उनका भी कहीं ना कहीं पे वहां पे क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा हो जाए। ठीक है, तो ये किसकी वजह से पॉसिबल दोस्तों मुझे बोलो, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की वजह से सारी चीजें पॉसिबल हो जाती है। समझ में आ रहा है पक्का दोस्तों आप लोगों को, राइट, बहुत बढ़िया है। आगे देखो उन्होंने हम लोगों को यहाँ पे दिया लैंड रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स मतलब होता है दोस्तों चेंजेस लाना। रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है मुझे बोलो, चेंजेस लाना। तो देखो क्या बोल रहा है, रूरल डेवलपमेंट इंश्योर्स इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशंस ऑफ द लैंड रिफॉर्म सच एज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, रेगुलेशन ऑफ रेंट, प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंसी राइट्स एक्सेट्रा। दिस लीड्स टू रिडक्शन इन द रूरल इनइक्वालिटी। अगर आप देखोगे तो अभी कैसे होता है, देखो दोस्तों वहां पे शायद आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा ना, तो कुछ लोगों के पास है ना बहुत ज्यादा जमीन है,
और कंपैरेटिवली वो उसके ऊपर उतना काम नहीं कर रहे जितना होना चाहिए, बरोबर है क्या। और अगर आप देखोगे तो कुछ लोगों के पास वहां पे नहीं के बराबर जमीन है क्या, नहीं मुझे बताओ। तो वहां पे सीलिंग मतलब क्या पता है क्या, कि उन्होंने वहां पे क्या किया कि लिमिट लगा के रखा है। ओके, सीलिंग मतलब कि गवर्नमेंट अभी वहां पे क्या कर रहा है कि ये जो इनइक्वालिटी है रूरल एरिया का वो कम होने के लिए वहां पे गवर्नमेंट क्या कर रहा है, बोलो अलग अलग चीजें लेके आ रहा है। जैसे वहां पे जो लैंड होल्डिंग है, ओके, सीलिंग और लैंड होल्डिंग है, मतलब किसके पास कितना जमीन मैक्सिमम हो सकता है वैसा। ओके, अगर आप मान लो कि वो प्रॉपर्टी को या वो जो लैंड है अगर आप किसी को वहां पे उसके ऊपर फार्मिंग करने के लिए अगर देते हो तो आप वहां पे कितना किराया ले सकते हो, जो भी वहां पे लोग काम कर रहे हैं आपके लिए, है ना, तो उनके क्या क्या अधिकार है, ये जो सारी चीजें वो वहां पे क्या बोलो लेके आए हैं। आगे देखो उन्होंने हम लोगों को बोला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अभी मतलब क्या है देखो, तो रूरल डेवलपमेंट लीड्स टू फर्दर प्रोग्रेस इन बेसिक फैसिलिटीज सच एज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्टिविटी, इरिगेशन एक्सेट्रा। तो पहले था क्या रे, मुझे बताओ, ये नहीं था पहले। अगर वहां पे आप देखोगे, देखो तो गांव वगैरह में वहां पे ना मतलब दिन भर में 10-10 घंटे वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती थी। आपने शायद सुना होगा, आप लोगों के मतलब आपके जो मम्मी पापा है, आपके जो दादा दादी रहेंगे, उनसे आपने सुना होगा कि यार हमारे गांव में ना वहां पे तो 10 घंटे लाइट ही नहीं रहती है, या पहले लाइट ही नहीं रहती थी। ऐसे कभी आपने सुना होगा, यस और नो। वहां पे प्रॉपर आप लोग अगर देखोगे तो रोड्स नहीं होते हैं, है क्या, नहीं मुझे बताओ। तो कहीं ना कहीं पे अगर हम लोगों को रूरल एरिया का डेवलपमेंट करना होगा तो वहां पे हम लोगों को प्रॉपर रोड वगैरह देना पड़ेगा कि नहीं उनको, जिसकी वजह से वहां पे वो क्या कर पाए कि वहां पे जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उन्होंने बनाया वो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सके। फिर देखो इरिगेशन फैसिलिटीज, पानी का वहां पे जो दिक्कत आता था, है ना, अगर आप वहां पे देखोगे तो कोई भी अगर हम लोगों को कोई अगर एग्रीकल्चरल काम करना है तो वहां पे हमको पानी तो लगेगा, ये सर ना मुझे बताओ। तो आजकल वहां पे क्या है मुझे बोलो, प्रॉपर वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज भी वहां पे गवर्नमेंट लोगों को देना स्टार्ट किया है, ठीक है। अभी देखो आगे उन्होंने वहां पे हमको दिया अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का वहां पे अगर अपन मतलब देखें ना दोस्तों, तो क्रेडिट का वहां पे मतलब होता है लोन वगैरह, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है देखो, रूरल डेवलपमेंट आल्सो फैसिलिटेट्स द ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एक्सेट्रा। दिस इज वाइटल। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज क्रेडिट फैसिलिटीज टू द फार्मर्स, ठीक है। अभी देखो यार, जब आप ये 12th स्टैंडर्ड में आओगे ना, तब वहां पे आपको बिजनेस सर्विसेज नाम का एक चैप्टर है, 4th वाला चैप्टर ओसीएम के अंदर। वहां पे आपको एक बैंकिंग नाम का एक टॉपिक आने वाला है, जिसके अंदर वहां पे आप सभी लोगों को ये जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, रीजनल रूरल बैंक होता है, उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। सिर्फ अब भी आप लोग इतना वहां पे समझ लो कि ना ये जो सारी चीजें होती है ना, ये मतलब जैसे देखो यार, अभी आप मुझे एक बात बताओ कि अगर हम लोगों को कोई भी अगर फार्मिंग एक्टिविटी करनी है, बरोबर, तो उसके लिए वहां पे हमको अलग अलग चीजें लगेगी क्या, नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे अगर आप देखोगे तो मुझे वहां पे जैसे देखो वो जो बीज आती है जिसके वजह से वहां पे मैं प्रोडक्शन कर पाऊंगा या वहां पे मैं फार्मिंग कर पाऊंगा, राइट। तो वो मुझे अलग अलग जो बीज आते हैं वो, फिर अलग अलग मुझे वहां पे देखो वो केमिकल्स आते हैं, पेस्टिसाइड्स आते हैं, यस और नो। तो ये सारी चीजों के लिए वहां पे पैसा लगता है क्या, नहीं लगता है, बोलो डेफिनेटली लगता है। अगर आप साथ साथ में देखोगे तो वहां पे भी बहुत अच्छी अच्छी मशीनरीज आती है फार्मिंग करने, जैसे ट्रैक्टर वगैरह आप पकड़ लो, ओके। तो ये सारी चीजों के लिए वहां पे फार्मर्स को क्या लगता है दोस्तों, पैसा लगता है। तो अभी ये जो बैंक्स है ना, जैसे देखो एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हो गया, रीजनल रूरल बैंक्स हो गया, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं वहां पे, तो जो भी अपने फार्मर्स होते हैं ना, तो वो फार्मर्स को वहां पे सब्सिडाइज रेट पे, सब्सिडाइज मतलब क्या, जो बाहर के लोगों को देने के लिए इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं उससे कम इंटरेस्ट रेट पे, सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट मतलब कम इंटरेस्ट रेट पे वहां पे बैंक्स क्या करती है, फार्मर्स को लोन वहां पे प्रोवाइड करती है, ठीक है। वेरी गुड। अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने वहां पे हमको दिया दोस्तों इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इरेडिकेशन का मतलब वहां पे क्या होता है दोस्तों, तो इरेडिकेशन का वहां पे मतलब होता है रिमूव करना, पॉवर्टी को निकालना, ठीक है। तो देखो वो क्या बोल रहे हैं वहां पे कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर अपना रूरल डेवलपमेंट हो जाता है, अगर आप वहां पे रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को भी अगर आप अच्छी अच्छी फैसिलिटीज वहां पे दोगे, तो वो केस में क्या हो जाएगा ना कि वहां की जो पॉवर्टी वो पॉवर्टी वहां पे कम हो जाएगी, लोगों का वहां पे इनकम बढ़ जाएगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या हो जाएगा, मुझे बोलो, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सबके वजह से कहीं ना कहीं पे वहां की जो पॉवर्टी वो कम होगी क्या, नहीं होगी, मुझे बताओ। 100% वहां पे कम
हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप दोस्तों अभी तक मैंने वहां पे आप सभी लोगों को जितना भी वहां पे आपको सिखाया है वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से वहां पे समझ में आया होगा। ठीक है, आप मुझे वैसा कमेंट में प्लीज वहां पे बोल देना। ठीक है ना, चलो तो अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने हम लोगों को वहां पे दिया एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया। मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी अपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करने वाले लोग हैं तो उनको वहां पे जो लोन मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया बोलते हैं। देखो अभी क्या बोल रहा है, एग्रीकल्चरल क्रेडिट इज एन इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट फॉर द एग्रीकल्चरल ग्रोथ। मतलब क्या कि जो भी एग्रीकल्चरल क्रेडिट मतलब जो लोन वगैरह अपन फार्मर्स को देते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए। एग्रीकल्चरल पॉलिसीज हैव बीन रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू प्रोवाइड द एडिक्वेट एंड टाइमली फाइनेंसेस टू द रूरल टू दिस सेक्टर। ओके, तो वो क्या बोल रहा है यहाँ पे? देखो वो बोल रहा है हम लोगों को कि जो भी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज होती है वो बार बार वहां पे क्या की जाती है? मुझे बोलो, रिव्यू की जाती है, बार बार चेक की जाती है। किसके लिए? देखो टू प्रोवाइड द एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट वहां पे और टाइम पे वहां पे फार्मर्स को क्या मिलना चाहिए? बोलो, लोन वगैरह मिलना चाहिए, इसलिए वहां पे सारी चीजें देखी जाती है। नेक्स्ट, रूरल क्रेडिट सिस्टम एज्यूम्स इंपॉर्टेंस because for most of the Indian rural families saving are inadequate to finance farming and other economic activities। ठीक है, तो देखो यार वो क्या बोल रहा है वहां पे कि ये जो रूरल क्रेडिट सिस्टम है, जो भी रूरल एरिया में लोगों को जो लोन वगैरह दिया जाता है, ये वहां पे क्या है? मुझे बोले कि इंपॉर्टेंट वहां पे रोल प्ले करता है। इसका रीजन ये क्योंकि वहां पे जो फार्मर्स वगैरह तो उनके पास जो भी पैसा आता है तो उसमें से जो सेविंग उनकी बचती है वहां पे सफिशिएंट सेविंग नहीं बचती है। तो कैसा है कि उनको वहां पे जब भी पैसे की जरूरत गिरती है तो फिर वो केस में उनको जो ऑप्शन अवेलेबल रहता है वो क्या रहता है? मुझे बोलो, एग्रीकल्चरल क्रेडिट एक ही वहां पे उनको ऑप्शन अवेलेबल रहता है। ओके, अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने वहां पे हमको दिया यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। तो देखो यहाँ पे दो कैटेगरी में उन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है। पहला यहाँ पे उन्होंने दिया ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर मतलब टाइम के बेसिस पे, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस मतलब एक प्रोडक्टिव है, दूसरा पर्पस का मतलब आप बोल सकते हैं यूज। ठीक है, तो अभी अपन यहाँ पे पहले क्या करेंगे दोस्तों, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ जो टेन्योर होता है, जो टाइम पीरियड होता है, जितने भी टाइम के लिए वहां पे फार्मर लोन लेते हैं वो अपन वहां पे सबसे पहले देख लेंगे और फिर बाद में अपन वहां पे पर्पस के ऊपर चले आएंगे। ठीक है, अभी देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, पहला दो उन्होंने दिया हमको यहाँ पे शॉर्ट टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म मतलब क्या दोस्तों? जो कम समय के लिए रहेगा। देखो क्या बोल रहा है, इट रेफर्स टू द लोन्स नॉट एक्सीडिंग 2 years। मतलब वहां पे आप मार्क करके रख सकते हैं, आपको मे बी एमसीक्यू में आ सकता है, तो वहां पे लिखो 2 years तक अगर फार्मर लोन लेता है तो उसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म क्रेडिट बोलते हैं। इट इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द कल्टिवेटर्स। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, लोन्स रिक्वायर्ड फॉर परचेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, ओके, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ओके, फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस ऑन रिलीजियस एंड सोशल सेरेमनीज एक्सेट्रा। तो ये जो सारी चीजों के लिए अगर वहां पे फार्मर्स को पैसा लगता है तो वहां पे फार्मर जो भी लोन लेता है उसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं दोस्तों? शॉर्ट टर्म क्रेडिट वहां पे बोलते हैं। ओके, सेकंड होता है वहां पे मीडियम टर्म क्रेडिट। मीडियम टर्म मतलब ये अप टू 5 years, वहां पे आप मार्क करके रखना। ठीक है, मीडियम टर्म मतलब क्या? 5 years तक अगर वहां पे फार्मर पैसा ले रहा है तो उसको अपन वहां पे बोलते हैं मीडियम टर्म क्रेडिट। तो देखो क्या बोल रहा है, दीज लोन्स आर फॉर अ पीरियड अप टू 5 years। दीज आर द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट टू मेक द इंप्रूवमेंट ऑन द लैंड। तो क्यों कर रहा है? तो वहां पे लैंड को इंप्रूव करने के लिए, बाइंग कैटल और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, डिगिंग अप ऑफ द कैनल्स एक्सेट्रा। ओके, तो इसमें कैसा है दोस्तों कि जो खर्चा वहां पे लगेगा ना, तो वो खर्चा वहां पे कंपैरेटिवली कैसे लगता है? मुझे बोलो, हेवी खर्चा होता है। जैसे यहाँ पे देखो बाइंग कैटल मतलब क्या? जैसे होता है ना कि फार्मर्स वहां पे अलग अलग जो गाय है, भैंस है, उसको वहां पे परचेस करते हैं। लैंड वगैरह आप वहां पे बोल सकते हो, जमीन एग्रीकल्चर लैंड वगैरह अगर उनको चाहिए। ओके, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गया, वो सारी चीजें लेनी है। डिगिंग अप ऑफ कैनल मतलब जो अपन बोलते हैं ना वहां पे विहीर वगैरह, वो जो सारी चीज, राइट, तो वो सारी चीजों के लिए वहां पे जो कंपैरेटिव लगने वाला अमाउंट है वो कैसा होता है? मुझे बोलो, बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, तो वहां पे वो सारी चीजें उनको लगेगी, तो वहां पे वो मीडियम टर्म लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लोन। दीज लोन आर फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 5 years, आर जनरली रिक्वायर्ड टू बाय ट्रैक्टर, मेकिंग परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो जब भी फार्मर को यहाँ पे एक हेवी अमाउंट लगने वाला है, एक मोटा अमाउंट उनको जब भी लगेगा, तो वो केस में वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट वहां पे ले लेंगे। समझा क्या? तो आप लोगों को यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर समझ में आया पक्का? पहला अपन ने वहां पे कौन सा देखा? मुझे बोलो, मीडियम टर्म क्रेडिट देखा। दूसरा वहां पे अपन ने देखा कौन सा? लॉन्ग टर्म क्रेडिट देखा। और तीसरा वहां पे अपना होता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। ठीक है, शॉर्ट टर्म में क्या रहेगा? 2 years तक, मीडियम टर्म में 5 year और लॉन्ग टर्म में मोर देन 5 years। ऑलराइट, यहां तक समझ में आया क्या? एकदम बहुत भारी। ठीक है, चलो अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने पर्पस दिया हुआ है। पर्पस में उन्होंने क्या दिया? देखो, द एग्रीकल्चरल क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस विच
द क्रेडिट यू यूज कैन बी ऑफ टू टाइप्स। तो कितने चीजों के लिए वहां पे वो एग्रीकल्चर क्रेडिट को यूज कर सकते हैं? दो चीजें, पहला है वहां पे प्रोडक्टिव और दूसरा है अनप्रोडक्टिव। अभी देखो क्या बोल रहा है, productive loans are the loans that are related to the agricultural production and economically justified. Example, purchase of tractor, land, seeds, etc. प्रोडक्टिव मतलब जो है ना उनको फार्मिंग के लिए चाहिए, समझ रहे हो ना, मतलब जो उनके एग्रीकल्चरल चीज है उसके लिए वो अगर यूज कर रहे रहेंगे उसको अपन प्रोडक्टिव बोलते हैं। और अनप्रोडक्टिव मतलब क्या, जो उनके यहाँ पे पर्सनल चीजों के लिए, जैसे होता है देखो यार कि मान लो कि घर में किसी की शादी है वो केस में, ओके, या कोई वहां पे जैसे एक समाज का कोई काम करना है, या मान लो कोई भी पर्सनल कोई भी काम के लिए अदर देन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, जो भी चीजों के लिए अगर आप पैसा यूज करोगे तो उसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं दोस्तों, अनप्रोडक्टिव यूज अपन वहां पे उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया बच्चों पक्का। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर दो याद रखना, टेन्योर यानी पर्पस, टेन्योर में 3, पर्पस में 2। ओके, नेक्स्ट अभी उन्होंने वहां पे हमको दिया दोस्तों सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंडिया। सोर्सेस मतलब क्या दोस्तों, कि वहां पे फार्मर्स को अगर जो भी पैसा मिलता है तो एग्जैक्टली कहां से मिलता है। तो पहला जो सोर्स होता है वो होता है आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब क्या, जो गवर्नमेंट के या बैंकिंग के रिलेटेड नहीं होगा। तो क्या होगा देखो, द नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनल फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट इंडिया। ओके, तो अगर आप देखोगे दोस्तों तो रूरल एरिया में वहां पे ऐसे बहुत सारे बैंक्स वगैरह कुछ होते हैं क्या, मुझे बोलो, नहीं होते। ठीक है, तो वो केस में वहां पे अगर फार्मर्स को अगर लोन चाहिए रहेगा तो किसके पास से लेते, देखो तो यहाँ पे उन्होंने दिया है, देखो आगे जाके अपन देखेंगे, वैसे जो साहूकार वगैरह आपने शायद सुना होगा, राइट। तो देखो क्या बोल रहा है, अभी देखो रूरल एरिया में अगर वहां पे जो क्रेडिट वगैरह रहेगा तो कॉन्स्टिट्यूटिंग अराउंड 40% ऑफ द टोटल क्रेडिट इन इंडिया फ्रॉम द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। मतलब अगर वहां पे मान लो कि फार्मर अगर 100 रुपए लेते हैं तो उसमें से 40 रुपए जो है वो किसके पास से लिया रहता है, बोलो, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस के पास से वहां पे लिया रहता है। अभी इसका रीजन भी क्या है, अगर वहां पे अब देखोगे, देखो तो अगर अपन मान लो कि बैंक के पास से अगर कोई लोन उठाना चाहते हैं या कोई अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास से अगर कोई लोन वहां पे अगर लेना चाहते हैं तो वो केस में क्या होता है ना कि वहां पे हम सभी लोगों को लगने वाला जो बेसिक फैसिलिटीज होता है, ठीक है, बेसिक फैसिलिटीज मतलब क्या, जैसे अगर आप वहां पे देखोगे तो जैसे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो गया, ये सब अपने को वहां पे क्या होता है, बोलो, बहुत ज्यादा वहां पे लगता है, समझा क्या। और वहां पे अगर आप देखोगे तो रूरल एरियाज में वहां पे कंपैरेटिवली जो बैंक्स वगैरह होती है वो कैसी होती है, मुझे बोलो, कम होती है। ठीक है, तो इसके लिए वहां पे क्या होते हैं, फार्मर्स वहां पे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस वहां पे रेफर करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, द इंटरेस्ट चार्ज बाय द नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स आर यूजुअली वेरी हाई। यस, अगर आप देखोगे दोस्तों, देखो तो जब भी फार्मर वहां पे जैसे साहूकार वगैरह पास से लोन लेता है, मनी लेंडर के पास से लेता है, बरोबर है क्या, तो कंपैरेटिवली वहां पे जो उसको पैसा लगेगा वो कैसे लगेगा, बोलो, पैसा मतलब वहां पे जो उनका इंटरेस्ट वगैरह लगेगा वो कंपैरेटिवली कैसे रहता है दोस्तों, वहां पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट वो वहां पे चार्ज करते हैं। ठीक है, आगे देखो उन्होंने क्या बोला है, द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इज एज फॉलोज। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, लेकिन उसके पहले एक लाइन अपनी छूट गई, देखो, द लैंड और अदर एसेट्स आर केप्ट एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, तो देखो यार, जब भी वहां पे फार्मर है ना किसी भी इसके मनी लेंडर के पास से, साहूकार के पास से जब भी कोई भी लोन वगैरह लेता है तो वो केस में उनको वहां पे क्या करना पड़ता है, एज ए सिक्योरिटी करके उनकी जो जमीन है वगैरह वो सारी चीजें उनको वहां पे सिक्योरिटी में देना पड़ता है। ठीक है, अभी देखो नॉन इंस्टीट्यूशनल में कौन कौन आते हैं, तो पहला यहाँ पे मनी लेंडर। देखो, मनी लेंडिंग हैज बीन अ वाइडली प्रीवेलेंट प्रोफेशन इन द रूरल एरियाज। ओके, तो जो साहूकार वगैरह होते हैं वो आपको पता है कि वहां पे मतलब उनके बहुत सारे लोग पहले से वो क्या करते हैं, सारी चीजें करते आते हैं। तो वो क्या करते हैं, बोलो, जब भी वो लोगों को वहां पे लोन देते हैं तो उसके ऊपर वहां पे उनके प्रॉपर्टी वगैरह मॉर्गेज रखते हैं और साथ साथ में उनके पास से वहां पे हेवी इंटरेस्ट रेट चार्ज करके ले लेते हैं। ठीक है, सेकेंड, अदर प्राइवेट सोर्सेस। तो देखो क्या दिया यहाँ पे, पहला प्राइवेट सोर्सेस में क्या आएगा, तो देखो ट्रेडर्स, लैंडलॉर्ड्स, कमीशन एजेंट वगैरह, क्रेडिट फ्रॉम द रिलेटिव फ्रेंड्स एक्सेट्रा, राइट। तो जो भी बाकी के लोग हैं अदर देन आप लोगों के कौन से, मैंने आपको बोला अभी, मनी लेंडर, राइट, उसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं दोस्तों, अदर प्राइवेट सोर्सेस बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा, देखो कि फार्मर्स लोग वहां पे उनके जो रिलेटिव्स रहते हैं, उनके जो फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं, उनके पास भी वहां पे बहुत बार क्या करते हैं बच्चों, पैसे को वहां पे लेते हैं। ठीक है, चलो अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने वहां पे हम लोगों को दिया है दोस्तों सेकंड वाला सोर्स है जिसको अपन बोलेंगे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। कौन सा बोलेंगे, बोलो, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस वहां पे अपन बोलेंगे। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द जनरल पॉलिसी ऑन द एग्रीकल्चर क्रेडिट हैज बीन वन ऑफ द प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एम एट प्रोवाइडिंग टाइमली एंड एडिक्वेट क्रेडिट टू द फार्मर्स फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। मतलब क्या समझो, देखो दोस्तों यहाँ पे कैसा है पता है क्या,
कि गवर्नमेंट को वहाँ पे ना फार्मर्स को, देखो ऑलरेडी अपन ने वहाँ पे देखा कि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस होते हैं वो फार्मर्स के पास से वहाँ पे बहुत हेवी इंटरेस्ट रेट पे वगैरह पैसा देते हैं उनको, बरोबर है क्या नहीं? मतलब फार्मर जब भी वहाँ पे लोन वगैरह लेंगे तो उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वहाँ पे देना पड़ता है, और कहीं ना कहीं पे कैसे दोस्तों इसकी वजह से वहाँ पे फार्मर्स को थोड़ा सा इशू आता है, राइट? तो इसके लिए वहाँ पे कैसा है कि फार्मिंग एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी ये बहुत अच्छे से होना चाहिए, वहाँ पे फार्मर्स को अच्छे से सारी चीजें मिलनी चाहिए। इसके लिए वहाँ पे गवर्नमेंट का मेन एम क्या है मुझे बोलो, कि अब कुछ भी करके वहाँ पे फार्मर्स को कम से कम इंटरेस्ट रेट पे क्या दिया जाए मुझे बोलो, वहाँ पे लोन दिया जाए, ठीक है? तो उन्होंने देखो यहाँ पे क्या बोला है, जनरल पॉलिसी ऑफ द एग्रीकल्चरल हैज बीन वन ऑफ द प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एम टू प्रोवाइडिंग टाइमली, मतलब क्या कि वहां पे उन्होंने मेन किसके ऊपर फोकस किया है मुझे बोलो, कि जो अपने फार्मर्स है वो फार्मर्स को वहां पे टाइमली और एडिक्वेट वहां पे क्या मिल जाए बोलो, लोन मिल जाए, ठीक है? अभी देखो क्या बोल रहा है, प्रोवाइडिंग बेटर एक्सेस टू द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड अदर वीकर सेक्शंस टू एनेबल देम टू adopt the modern technology and improved agricultural practice has been a major part of the policy, right? तो अभी वो जो फार्मर्स को वगैरह वहां पे लोन देना चाहते हैं उसके पीछे का उनका मेन इंटेंशन क्या है मुझे बोलो, उनका मेन इंटेंशन है कि देखो फार्मिंग के लिए जो भी उनको वहां पे जैसे मॉडर्न इक्विपमेंट्स लगेंगे, जो भी वहां पे उनको मशीनरीज लगेगी, तो उनको वो कम से कम क्या इंटरेस्ट रेट पे क्या हो जाए बोलो, अवेलेबल कर सके, है ना? जिसके वजह से वहां पे वो क्या कर सकते हैं बोलो, अगर मान लो उनके पास अगर प्रॉपर इक्विपमेंट्स रहेंगे, प्रॉपर अगर सारी चीजें रहेगी जो वहां पे फार्मिंग करने में थोड़ा सा आसान हो जाए, तो कहीं ना कहीं पे इसकी वजह से उनके एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के ऊपर भी पॉजिटिव इंपैक्ट गिरेगा कि नहीं गिरेगा बोलो? 100% गिरेगा। तो ये सारी चीजें वहां पे गवर्नमेंट कंसिडर करता है और इसके वजह से वहां पे वो क्या करता है बोलो, फार्मर्स को वहां पे क्रेडिट वहां पे देता है एट द लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है? चलो अभी देखो नेक्स्ट अपन वहां पे देखेंगे कि बाबा ये जो फिर अपने इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस है, एग्जैक्टली फिर ये अपने इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस में वहां पे कौन कौन आते हैं? तो देखो पहला उन्होंने वहां पे हमको दिया दोस्तों नाबार्ड। कौन सा दिया बोलो? नाबार्ड। नाबार्ड मतलब क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का मतलब क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है? अभी देखो दोस्तों, जैसे आप सभी लोगों को मैं बोलता हूं कि अपने इंडिया में जो भी बैंकिंग है ना, उसका मेन बैंक जैसे आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द इंडिया, यस और नो? तो उसी तरीके से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में अगर जो सबसे मेन बैंक रहेगा ना, उसको अपन वहां पे बोलते हैं नाबार्ड। मतलब बैंकिंग सेक्टर का मेन बैंक आरबीआई, उसी तरीके से एग्रीकल्चर के रिलेटेड देखने वाला जो मेन बैंक है वो कौन सा रहता है मुझे बोलो? नाबार्ड रहता है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो देखो क्या बोल रहा है, इट इज द अपेक्स बैंकिंग। अपेक्स मतलब क्या दोस्तों? इंपॉर्टेंट, ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो देखो इट इज द अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड द फाइनेंस। फाइनेंस मतलब क्या? लोगों को लोन देना फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों को किसी भी एरिया का अगर मान लो क्या करना है मुझे बोलो, रूरल डेवलपमेंट करना है, वहां का एग्रीकल्चर अगर मुझे ठीक करना है, तो उसके लिए वहां पे मेरे पास कौन सा इंस्टीट्यूट है मुझे बोलो? नाबार्ड। ये जो इंस्टीट्यूट है वहां पे सारी चीजों को हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या दिया हम लोगों को, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज एस्टेब्लिश। तो अब ये जो नाबार्ड है कब आया देखो, तो उन्होंने ये दिया हुआ है, नाबार्ड आया 12 जुलाई 1982 को। ये मार्क करके रखना, मे भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। with the paid up capital of 100 crores by 50-50 contribution of the government of India and Reserve Bank of India। मतलब स्टार्टिंग में जब भी ये 12 जुलाई 1982 को जब नाबार्ड स्टार्ट हुआ था, तब वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50 करोड़ लगाया था और आरबीआई ने कितना लगाया था बोलो? 50 करोड़ वहां पे लगाया था। आगे, नाबार्ड इज एन apex institution in the rural credit structure for providing credit for promotion of agriculture, small scale industry, cottage village industry, handicrafts etc। तो इतना याद रखना दोस्तों कि अपन ने जो स्टार्टिंग में वहां पे देखा ना कि रूरल डेवलपमेंट पे वहां पे हमको जो भी करना पड़ेगा, फिर ये आपका एग्रीकल्चरल एक्टिविटी रहने दो, या आप लोगों को आप इंडस्ट्रियल सेक्टर रहने दो, आप लोगों को आप टर्शियरी सर्विस सेक्टर रहने दो, कोई भी सेक्टर रहने दो, वहां पे रूरल डेवलपमेंट की अगर बात आती है, अगर वहां पे रूरल डेवलपमेंट की बात आती है, या वहां पे अगर मैं बोलता हूं कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड अगर कोई बात आती है, तो वहां पे लोन देने वाला कौन सा बंदा रहेगा मुझे बोलो? जो मेन इंस्टीट्यूट है वो क्या रहेगा? नाबार्ड रहेगा। इसका लॉन्ग फॉर्म याद रखना, नाबार्ड का लॉन्ग फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक बार वापस मेरे पीछे बोलो सब लोग, क्या है इसका बोलो? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ओके? ये अपना पे मेन बैंक रहेगा। नेक्स्ट, द पेड अप स्टूड एट
पेड अप स्टूड एट कितना बोल रहा है 10,580 करोड़ ऑन 31 मार्च। तो जो उन्होंने 100 करोड़ से स्टार्ट किया था, अभी 2018 में उनका पेड अप कैपिटल कितना है 10,580 करोड़, कॉन्सिक्वेंट टू द रिवीजन इन द कंजम्पशन इन द कंपोजिशन ऑफ शेयर कैपिटल बिटवीन। मतलब क्या कि देखो स्टार्टिंग में क्या था कंपोजिशन, मतलब क्या कि जैसे पहले जो 100 करोड़ थे, तो पहले 100 करोड़ में यहाँ पे 50 किसके थे मुझे बोलो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे, और बाकी की 50 किसके थे मुझे बोलो वहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थे। तो अब भी वैसा नहीं, अभी उन्होंने क्या किया देखो वहां पे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वहां पे देखो क्या बोल रहा है, consequent the revision in the composition of the share capital between GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई। ओके, नाबार्ड टुडे इज फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब अभी वहां पे आरबीआई का कोई शेयर बचा है कि मुझे बोलो, नहीं है। मतलब आज जो नाबार्ड चलेगा वो पूरा का पूरा किसके लिए चलेगा बोलो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब उसमें सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही वहां पे शेयर है, अभी आरबीआई का वहां पे कोई रोल नहीं है। स्टार्टिंग में था लेकिन अभी ये क्या बोलो नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया कि दोस्तों देखो आप लोगों को है ना, ये जो नाबार्ड है ना बच्चों, इसके ऊपर आप लोगों को आप एक आधा शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको वहां पे प्लीज आप अच्छे से क्या करो, मार्क करके रखना। ओके, नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे दिया हमको रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, द रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव्स में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू शॉर्ट टर्म क्रेडिट आणि लॉन्ग टर्म क्रेडिट। ठीक है, ऐसे दो है। पहला देखो शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेशन, इट प्रोवाइड द शॉर्ट टर्म रूरल क्रेडिट। ये क्या करेगा, तो लोगों को जो भी रूरल एरियाज के लोग, देखो बेसिकली अपन जो भी आप इंस्टीट्यूट देखेंगे ना, उनका मेन मकसद इतना ही रहेगा कि यार रूरल एरिया में रहने वाले चिंटू और चिंटीस को, मतलब रहने वाले लोगों को आप क्या देने का बोलो, लोन देने का। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे क्या बोला रूरल एरिया में, पहला वो शॉर्ट टर्म वहां पे क्रेडिट देंगे एंड आर बेस्ड ऑन द 3 टायर स्ट्रक्चर एज फॉलोज। तो ध्यान देना, अभी ना देखो यार 3 स्टेप है। पहला है तुम्हारा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, उसके नीचे आएगा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, उसके नीचे आएगा कौन सा, प्राइमरी एग्रीकल्चर। मैंने पहला क्या बोला, स्टेट, दूसरा कौन सा, उसके नीचे कौन सा, डिस्ट्रिक्ट, और उसके नीचे कौन सा, प्राइमरी। तो रूरल एरिया में कौन काम करेगा, प्राइमरी। अगर रूरल एरिया प्राइमरी को अगर कोई जरूरत गिरी तो डिस्ट्रिक्ट को बोलेगा, यानी अगर इफ नीडेड वो स्टेट को भी बोल सकता है। समझा क्या, मतलब बड़ा भाई कौन सा, स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर प्राइमरी। ठीक है, ये लेवल पे वहां पे क्या करेंगे, वो काम करेंगे। अभी देखो सेकंड उन्होंने वहां पे दिया लॉन्ग टर्म क्रेडिट। तो देखो क्या बोल रहा है, दिस कोऑपरेटिव्स मीट द लॉन्ग टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर्स एंड आर ऑर्गेनाइज एट द 2 लेवल्स। ठीक है, तो पहला देखो अभी क्या बोल रहा है यहाँ पे, वो लॉन्ग टर्म में, जैसे शॉर्ट टर्म में अपने 3 थे, प्राइमरी, डिस्ट्रिक्ट आणि स्टेट। समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है भाई। ओके, तो वैसे ही लॉन्ग टर्म में वहां पे कितने हैं मुझे बोलो, 2 है, प्राइमरी और दूसरा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट नहीं है इसमें। तो देखो क्या बोल रहा है, दीज बैंक्स ऑपरेट एट द विलेज लेवल एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट। ठीक है, ऑब्वियस है, प्राइमरी मतलब कहाँ पे रहेगा, विलेज लेवल पे, और स्टेट कहाँ पे रहेगा बोलो, एट द ऑल द, देखो क्या बोल रहा है, दीज बैंक्स ऑपरेट द स्टेट लेवल थ्रू देयर ब्रांचेस इन द डिफरेंट विलेजेस। ओके, तो यहां तक आप लोगों को डिस्कशन समझ में आया क्या बच्चों, जितना भी अपन ने देखा समझ में आ रहा है ना। आप ये ना, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, व्हाट आर द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया। कौन सा क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को 8 मार्क के लिए, व्हाट आर द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया। अगर आपको ऐसा आता है तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी अपने अलग अलग बैंक्स है ना, जैसे देखो अपन ने पहले वहां पे नाबार्ड वाला बैंक देखा, दूसरा वहां पे अपन ने रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस देखा। तो ये जो सारे जो अपन पढ़ने वाले ने, आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं, सारे बैंक का आप लोगों को आप एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आगे अभी दिया उन्होंने कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक मतलब क्या है दोस्तों, देखो इतना याद रखो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छोड़ के, आरबीआई छोड़ के बाकी के जितने भी बैंक्स होते हैं ना, वो अपने सारे कमर्शियल बैंक से, जैसे आप एसबीआई बोलो, एचडीएफसी बोलो, आईसीआईसीआई बोलो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बोलो, बैंक ऑफ, जितने भी बैंक है अदर देन आरबीआई, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कमर्शियल बैंक। तो देखो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड रूरल क्रेडिट बाय एस्टेब्लिशिंग देयर ब्रांचेस। अभी आप देखोगे एसबीआई वगैरह के वहां पे, बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे ब्रांचेस वहां पे रूरल एरिया में भी ओपन होने लगे। ठीक है, आगे उन्होंने दिया पे आरआरबीज, मतलब क्या, रीजनल रूरल बैंक। तो क्या दिया देखो, रीजनल रूरल बैंक्स आर द स्पेशलाइज्ड बैंक्स अंडर द आरआरबी एक्ट 1976। ये मार्क करके रखना, आरआरबी एक्ट। ओके, अभी देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है,
टू कैटर मतलब क्या, कवर करना, क्या कवर कर, टू द नीड्स मतलब जो भी रूरल एरियाज के लोग हैं ना उनकी जो रिक्वायरमेंट इनको फुलफिल करना। ओके आगे देखो, रीजनल रूरल बैंक्स आर सेटअप एज रूरल ओरिएंटेड कमर्शियल बैंक with the low cost profile of the cooperatives but the professional discipline and modern outlook of the commercial bank। तो इतना याद रखो यार कि रीजनल रूरल बैंक के कमर्शियल बैंक जैसा ही काम करेगा, बस कमर्शियल बैंक नहीं रहेगा, सीधी बात है। रीजनल रूरल बैंक ये कमर्शियल बैंक जो भी फंक्शंस होते हैं ना वही करेगा, सिर्फ वो कमर्शियल बैंक नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। माइक्रो मतलब क्या दोस्तों, जो छोटे लोन होते हैं 5,000 के, 10,000 के, 20,000 के, लाइकवाइज। देखो बैंक प्रोवाइड्स और ऑफर्स द कंसेशनल इंटरेस्ट रेट फॉर द रूरल क्रेडिट, however small farmers are unable to access them because of the borrower unfriendly products and procedures, inflexibility and delay, high transaction cost, both legitimate and illegal. Thus, non-government institutions are providing alternative means to access credit by the poor in। मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि है ना, बेसिकली अगर वहाँ पे अपन देखेंगे ना तो ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होता है ना, तो ये मैक्सिमम वहाँ पे लोग प्रेफर नहीं करते। क्यों, देखो ना उन्होंने वहाँ पे हमको दिया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने दिया बैंक ऑफर्स अ कंसेशनल रेट फॉर रूरल क्रेडिट, हाउएवर स्मॉल फार्मर, जो छोटे फार्मर्स होते हैं, जो मतलब एकदम छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, आर अनेबल टू एक्सेस देम बिकॉज ऑफ द बोरोअर अनफ्रेंडली प्रोडक्ट प्रोसीजर। मतलब ये थोड़ा सा कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे लगने वाला खर्चा कैसा है, ज्यादा है। ओके तो ये आपका क्या हो गया, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस वहां पे हो गया। समझा मैंने आप लोगों को क्या बोला? तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक का जितना भी चैप्टर है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके अभी यही अपन आने वाले टाइम में वहां पे क्या करेंगे, इसका जो एक्सरसाइज है वो अपन वहां पे कंप्लीट कर लेंगे और ये चैप्टर आप वहां पे एक साथ वहां पे क्या कर देना, पढ़ लेना। ओके यस, तो चलो अभी अपन वहां पे क्या करते हैं दोस्तों, इसका जो एक्सरसाइज है ना आपके वहां पे 5th वाले चैप्टर का, वो अपन वहां पे कंप्लीट कर देंगे। मतलब अपना ये पूरा चैप्टर ही वहां पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो पहला उन्होंने वहां पे हमको दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अभी देखो पहला क्या बोल रहा है, रूरल क्रेडिट सिस्टम एज्यूम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज। ओके तो अभी मतलब वो क्या बोल रहा है कि रूरल क्रेडिट सिस्टम एज्यूम्स इंपॉर्टेंस बिकॉज। तो क्या इंपॉर्टेंस है, देखो यहाँ पे पहला इट लीड्स टू इंक्रीज इन द रूरल इनकम, नहीं क्रेडिट के वजह थोड़ी ना इनकम बढ़ेगा। सेकंड सेविंग आर इनएडिक्वेट टू फाइनेंस फार्मिंग एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो ये बराबर है। इसका रीजन समझो, अपन ने वहां पे देखो ऊपर एक पॉइंट देखा था कि वहां पे लोगों को इसके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने लोन देने चाहिए क्योंकि उन फार्मर्स के पास जो रहने वाली सेविंग है वो वहां पे क्या होती है, मुझे बोलो, इनएडिक्वेट होती है, इनसफिशिएंट होती है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बताना चाहूँ तो देखो अपन ने वहां पे है ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो देखा था, बरोबर है क्या? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर वहां पे अपन ये पॉइंट देखा था दोस्तों, आप एक बार देख लेना ऊपर, वहां पे आपको ध्यान में आएगा कि यही वहां पे एक रीजन था कि जिसके वजह से वहां पे क्या है दोस्तों कि वहां पे जो लोन वगैरह जो सारी चीजें फार्मर्स को अपन ने देनी चाहिए। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने वहां पे क्या दिया है, मैं आपको एक सेकंड बता रहा हूँ सिर्फ। देखो यहाँ पे वो सारी चीजें उन्होंने लिखी हुई थी, आप लोगों को दिख रहा है क्या? यहाँ पे देखो मैं आपको बोल रहा था ना, यहाँ पे देखो आप लोगों को दिया हुआ है उन्होंने वही, सेविंग आर इनएडिक्वेट टू फाइनेंस द फार्मिंग एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसकी वजह से वहां पे क्या है, बोलो एग्रीकल्चर क्रेडिट वहां पे देना पड़ता है। पहला पॉइंट समझ में आया क्या आप लोगों को? राइट, वेरी गुड। देखो सेकंड उन्होंने क्या दिया हम लोगों को, प्रोडक्टिव लोन्स आर इकोनॉमिकली जस्टिफाइड बिकॉज। तो प्रोडक्टिव लोन्स आर इकोनॉमिकल जस्टिफाइड मतलब क्या रे? देखो मुझे एक बात बोलो, प्रोडक्टिव लोन्स का पहले मतलब क्या होता है मुझे बताओ। ये होता है कि बाबा वहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने के लिए वहां पे लोन दिया जा रहा है। ठीक है, तो दे आर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इसके लिए उसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे, प्रोडक्टिव लोन्स बोलेंगे। अगर पर्सनल चीज के लिए रहेगा तो उसको अपन वहां पे क्या बोलते थे दोस्तों, अनप्रोडक्टिव वहां पे अपन उसको लोन बोलते थे। राइट, नेक्स्ट देखो, स्मॉल फार्मर्स आर अनेबल टू एक्सेस रूरल क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स ड्यू टू। तो यहाँ पे किसके वजह से मुझे बताओ जल्दी से। तो इसका आंसर आप लोगों का है दोस्तों, हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट। देखो अपन ये जो माइक्रो फाइनेंस देखा था कि यहाँ पे, तो उसके अंदर वहां पे उन्होंने दिया हुआ था ये, देखो यहाँ पे प्लीज अच्छे से ध्यान देना, स्मॉल फार्मर्स आर अनेबल टू एक्सेस बिकॉज ऑफ द, देखो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है हम लोगों को हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, दिख रहा है आप लोगों को हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यहाँ पे मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वहां पे इसका आंसर रहेगा। ओके चलो नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या बोला है, द राइट्स ऑफ सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप कैन बी सेफ गाइडेड थ्रू। तो कैसे हो सकता है बोलो, सोशली जो आपके डिसएडवांटेज ग्रुप्स है, जो बैकवर्ड क्लास है, राइट, तो उसके राइट वहां पे कैसे हो जाएगा,
टू द प्रॉपर एन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. अपन स्टार्टिंग में देखा था, देखो आप सिग्निफिकेंस में वो पॉइंट था शायद. ओके देखो ये एन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर दिख रहा है. रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू सेफगार्ड द राइट ऑफ सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप ऑफ द पीपल. समझ में आ रहा है ना. देखो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे दोस्तों तो वहां पे आपको इसका जो एमसीक्यू है वो एकदम अच्छे से ऑटोमेटिकली आ जाएंगे. राइट. चलो अभी फिफ्थ वाला देखो क्या दिया है. द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द रूरल पीपल कैन बी इम्प्रूव बाय. तो कैसे बढ़ सकता है देखो, तो यहाँ पे दिया है टू प्रोवाइड द सेफ ड्रिंकिंग वगैरह. ये अपन यहाँ पे पहला ही वहां पे पॉइंट देख लिया था. ठीक है, तो ये 5 चीजें आप लोगों को समझ में आई पक्का. वेरी गुड. अभी देखो आगे जाएंगे अपन चूज द रॉन्ग पेयर के ऊपर. पहला उन दिया वहां पे देखो एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड रिक्वायरमेंट. ओके तो अभी देखो शॉर्ट टर्म में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे वो परचेस ऑफ फर्टिलाइजर, ये बराबर है. मीडियम टर्म में फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ द मैरिज, ये भी दोस्तों 2 ईयर तक का एग्जाम्पल में वहां पे था. देखो मैं आपको बताता हूँ वहां पे, एक सेकंड रुक जाना बस. देखो आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे ना तो अपन ने जो देखा था नहीं है मीडियम टर्म में, देखो शॉर्ट टर्म में वहां पे एग्जाम्पल उन्होंने दिया था. प्लीज ध्यान देना शॉर्ट टर्म में वो था मैरिज क्या वगैरह दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे. शॉर्ट टर्म में उन्होंने यहाँ पे क्या किया था बोलो, मैरिज वगैरह का यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ था. ठीक है, और अगर आप नीचे देखोगे तो उन्होंने मैरिज वगैरह का जो दिया हुआ है वो उन्होंने मीडियम टर्म में दिया. तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा तुम्हारा, रॉन्ग पेयर बी रहेगा. समझा क्या, ध्यान में आ रहा है मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ. चलो नेक्स्ट देखो सेकंड वाला. यहाँ पे रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी दिया है. एग्रीकल्चर सेक्टर में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये गलत है बेटा, क्योंकि एग्रीकल्चर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से तुम्हारा सर्विस सेक्टर में आता है. यस और नो मुझे बताओ. इसलिए तुम्हारा रॉन्ग पेयर, यहाँ पे हमको रॉन्ग पेयर ढूंढना था. ओके यहाँ तक समझ में आ गया. वेरी गुड. चलो अभी अपन आगे जाते हैं, ध्यान देना. एसर्शन एंड रीजनिंग देखेंगे. एसर्शन मतलब क्या कि बाबा ये जो उन्होंने दिया हुआ है ये बराबर है क्या. ओके आपको पहले ये चेक करना है. आणि क्या उन्होंने जो रीजन दिया ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, उसको अपन रीजनिंग बोलते हैं. ठीक है, अभी देखो थर्ड का उन्होंने क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इंडियन इकोनॉमी इज प्रीडोमिनेटली इन द रूरल इकोनॉमी. बराबर है क्या, गलत है. यस ये करेक्ट है. और दूसरा एज पर द 2011 68.8% आर द लिव इन द रूरल एरिया. यस इसलिए तो ये बोल रहा है ना रूरल इकोनॉमी मतलब मैक्सिमम लोग रूरल एरिया में रहते हैं. तो इसका आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट. बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट. समझा क्या. देखो ना मुझे एक बात बोलो, क्या ये दोनों स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है कि यस, और क्या ये प्रूफ कर रहा है क्या कि ये सेकंड स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन ये पहले इसका करेक्ट है करके. आप समझ रहे हो ना मैं आपको क्या बोलना. आपको ये देखना है दोस्तों कि पहली बात तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है क्या, और दूसरा आपको देखना है क्या ये सेकंड वाला रीजन ये पहले वाले स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर पा रहेगा. अगर कर पा रहा रहेगा तो बराबर है. ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आप लोगों का थर्ड वाला. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, नेक्स्ट लिटरेसी इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर द सोशो इकोनॉमिक चेंज. बराबर है, ये एकदम बराबर बोल रहा है. यस और नो. सेकंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमन हेल्प्स टू रिड्यूस द जेंडर डिस्पैरिटी, ये भी स्टेटमेंट सही है. बट क्या आपको ये लगता है दोस्तों कि सेकंड स्टेटमेंट और पहले स्टेटमेंट का किधर कोई लिंक आ रहा है. आपको लग रहा है ऐसा सेकंड और पहले का कोई लिंक है, कोई लिंक नहीं है. तो मतलब दोनों स्टेटमेंट तुम्हारे करेक्ट है बट सेकंड वाला ये पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. समझा क्या. तो देखो इसका आंसर क्या रहेगा, फोर्थ वाला रहेगा. बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं. राइट. नेक्स्ट एग्रीकल्चरल क्रेडिट इज मोस्टली फॉर द अनप्रोडक्टिव पर्पसेस. गलत बोल रहा है ये. एग्रीकल्चरल क्रेडिट तो ये पर्पस मतलब तुम्हारा प्रोडक्टिव पर्पस के लिए रहता है. यस और नो. एंड सेकंड देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है दोस्तों, इसका एग्रीकल्चर क्रेडिट इज एन इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट फॉर द एग्रीकल्चर ग्रोथ. ये बराबर बोल रहा है. समझा कि मैं मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू. इसका आंसर आएगा सेकंड वाला. ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली पढ़ोगे दोस्तों, चैप्टर को अच्छे समझोगे तो वहां पे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी. ऑल राइट. नेक्स्ट देखो नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस फॉर्म्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रूरल क्रेडिट. ठीक है, अभी मुझे एक बात बोलो, क्या ये सही है क्या दोस्तों. नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस अपना 40% रोल प्ले करता है तो ये सी इंपॉर्टेंट है. सेकेंड स्मॉल फार्मर्स आर अनेबल टू एक्सेस द बैंक क्रेडिट बिकॉज ऑफ बोरो अनफ्रेंडली प्रोडक्ट. ये भी बराबर है. बट क्या सेकेंड और पहले का कोई कोरिलेशन आपको लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है. ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. समझा आप लोगों को इतना. चलो अभी आगे आ जाओ. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन. पहला कुसुमताई
knowingly set up her business enterprise in the rural area so that people living there could be gainfully employed। ठीक है, अच्छी बात किया उसने। तो मतलब वो क्या बोल रही है यहाँ पे कि उसने जानबूझ के वहाँ पे जो इसकी इंडस्ट्री थी वो रूरल एरिया में वहाँ पे सेट की, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, वहाँ के लोगों को फायदा होगा। तो वो रूरल डेवलपमेंट चाह रही है। क्या चाहते मुझे बोलो कुसुम भाई की अपने रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, वहाँ पे इसका आंसर आप लिख के रखो प्लीज, रूरल डेवलपमेंट। ओके, इतना लिखवा दोस्तों आप लोग मेरे साथ साथ। डन। नेक्स्ट, राउजी परचेस द न्यू ट्रैक्टर फॉर हिज फार्म बाय टेकिंग अ लोन। अभी देखो ट्रैक्टर का अगर अपन देखेंगे तो वो अपन ने वहां पे लॉन्ग टर्म में देखा था, यस और ना मुझे बोलो। तो ये अपना वहां पे आएगा लॉन्ग टर्म लोन। कहाँ पे आएगा मुझे बोलो, लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा। नेक्स्ट, सब्सिडाइज क्रेडिट इज प्रोवाइडेड बाय बैंक टू स्मॉल फार्मर्स फॉर परचेस ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। बराबर है। तो ये सब्सिडाइज क्रेडिट तो जो सीड्स वगैरह रहता है उसके लिए वहां पे कौन सा लोन रहता है दोस्तों, शॉर्ट टर्म लोन। इतना याद रखना, 2 साल से कम तक मतलब शॉर्ट टर्म, 5 साल से कम तक मतलब मीडियम टर्म, 5 साल से ज्यादा तक मतलब लॉन्ग टर्म। समझा क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट, दमाजी बोरोज लोन फॉर फ्रॉम अ क्रेडिट सोसाइटी एस्टेब्लिशिंग इन द विलेज दिस सीजन रादर देन टेकिंग इट फ्रॉम द मनी लेंडर। ओके, तो उसने कहां से लिया मुझे यहाँ पे बोलो दोस्तों, उसने यहाँ पे क्रेडिट सोसाइटी से लिया, मतलब उसने वहां पे एक इंस्टीट्यूशन के पास से लोन लिया। ठीक है, तो आप वहां पे इंस्टीट्यूशनल लोन भी बोल सकते हो इसका आंसर, आप वहां पे इंस्टीट्यूशनल लोन भी बोल सकते हो, या अगर आपको चाहिए तो वहां पे आप इसको इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ क्रेडिट भी बोल सकते हो, इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ क्रेडिट भी बोल सकते हो। देखो क्रेडिट सोसाइटी जो है ना ये इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ लोन है। आपको 2 है ना, इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल, तो क्रेडिट सोसाइटी इज योर इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ लोन। समझा क्या? नेक्स्ट, राम राव जी टेक्स अ लोन फ्रॉम बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years subject to terms and conditions for the purpose of irrigated farming। ठीक है, मतलब उनको आप क्या करना है, उनके फार्म में उनको वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज लेके आना है। ठीक है, तो अभी देखो जब भी वो 5 साल के ज्यादा के लिए लोन लेते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, लॉन्ग टर्म लोन। अभी इतना याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना, वेरी गुड। अभी देखो नेक्स्ट, रीड द पैसेज एंड केयरफुली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, अभी देखो जब भी आपको पैसेज वाला क्वेश्चन आएगा ना तो वो टाइम पे आप लोग है ना पहले क्वेश्चन पढ़ने का फिर पैसेज पे जाने का। ठीक है, उल्टा काम करने का इधर। एक्सप्लेन इन शॉर्ट महात्मा गांधी व्यू ऑन द रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी का व्यू देखना है। देखो क्या दिया है, रूरल डेवलपमेंट इज वन ऑफ द थ्रस्ट एरियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे देखो, एज महात्मा गांधी राइटली सेड, तो ये उसका आंसर रहेगा दोस्तों। आप वहां पे मार्क करके रख देना। ओके, ये तुम्हारा किसका आंसर आएगा मुझे बोलो, पहले का आंसर आ जाएगा। समझा कैसे ढूंढना है? एकदम बराबर। नेक्स्ट देखो दूसरा, हाईलाइट द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन अचीविंग द रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि रूरल डेवलपमेंट का वहां पे अचीव करने का गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो सबसे पहले क्या लिखने का, गवर्नमेंट प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द रूरल डेवलपमेंट। पहला क्या लिखने का, गवर्नमेंट प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द रूरल डेवलपमेंट एट द ग्रास रूट लेवल which can be possible through effective governance at the village level। ये आप वहां पे मार्क करके रखना। ठीक है, ये तुम्हारा वहां पे किसका आंसर रहेगा दोस्तों, सेकंड का वहां पे आंसर आ जाएगा। समझा मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में क्या लिखने का, सिर्फ गवर्नमेंट प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, एंड फिर ये आंसर चिपका देने का। राइट, नेक्स्ट तीसरा क्या दिया है, व्हाट मेजर्स हैव बीन सजेस्टेड टू अचीव द रूरल डेवलपमेंट। मतलब ऐसे कौन से मेजर्स हमने करने चाहिए फॉर द रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे आप मल्टीपल पॉइंट्स लिख सकते हो। पहला अगर वहां पे आप लोगों को पॉइंट लिखना है, ठीक है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो पता है, ये लिख सकते हो। कौन सा वाला, देखो, द मूवमेंट टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन। ये वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है कि यहां से लेके आप क्या कर सकते हो, तो यहां से लेके आप लोग है ना ये पूरा लाइन आप वहां पे लिख सकते हो। ये आपका पहला पॉइंट वहां पे हो जाएगा। तीसरे का पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो। ठीक है, सेकेंड वाला जो पॉइंट है आप ये लिख सकते हो, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल इश्यूज इज एन इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव प्लानिंग एंड पॉलिसी डेवलपमेंट। ये आपका तीसरे का सेकंड आप वहां पे पॉइंट लिख देना। और अगर और एक आपको पॉइंट चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तीसरा पॉइंट, सेल्फ गवर्नेंस इंश्योर्स दैट इंडियन सिटीजंस इवन, ये वाला जो है ना आप वहां पे तीसरे का तीसरा पॉइंट लिख के रख सकते हो। ठीक है, मार्क करके रखना, वहां पे आपको काम को आएगा। ओके, पहला मैंने आप लोगों को वहां पे क्या बोला, ये बोला द मूवमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ये वाला पहला पॉइंट आपका हो गया तीसरे का। तीसरे का सेकंड आप लोगों का हो गया कुछ ये वाला, और तीसरे का तीसरा हो गया ये वाला। समझा आप लोगों को, ये 3 पॉइंट में वहां पे आंसर आपको लिखना है। राइट, एंड चौथा देखो, एक्सप्रेस योर आइडिया ऑफ मॉडल विलेज। ठीक है बाबा,
मतलब अगर कोई विलेज अगर अच्छा विलेज है, डेवलप्ड है, तो कैसा होगा। ओके, तो वहां पे आप कुछ पॉइंट्स लिख के रखना। पहला लिखना वहां पे आपका गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज होगा, अच्छा सैनिटेशन होगा, एंड ड्रिंकिंग वाटर होगा, अच्छा है क्या नहीं मुझे बताओ। अच्छा ड्रिंकिंग वाटर वहां पे होगा, ये आपका पहला एग्जांपल हो सकता है, उसको अपन अच्छा विलेज बोल सकते हैं। दूसरा, वहां पे ना गुड एजुकेशन फैसिलिटीज रहना चाहिए, है ना, अच्छा लोगों को एजुकेशन मिलना चाहिए, यस और नो, तभी आप वो विलेज को अच्छा बोलोगे। तीसरा, वहां पे आप लिख सकते हो वहां पे जेंडर इक्वेलिटी होनी चाहिए। ओके, जेंडर इक्वेलिटी वहां पे होनी चाहिए। वहां पे आप लोगों का वुमन एम्पावरमेंट होना चाहिए, यस और नो मुझे बताओ, तब आप वो विलेज को अच्छा बोल सकते हो। चौथा, वहां पे आप लिख सकते हो जहां पे है ना प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर फॉलो हो रहे, जहां पे क्या हो रहे हैं मुझे बोलो, प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर वहां पे क्या हो रहे हैं दोस्तों, फॉलो हो रहे हैं। जो भी बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वहां पे उनको मोटिवेट किया जा रहा है, राइट, उसको अपन बोल सकते हैं। पांचवा, जहां पे क्या हो रहा है मुझे बोलो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बहुत सारी, जहां पे क्या है मुझे बोलो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से। ओके, किसके लिए बोलो, फॉर लो इंटरेस्ट रेट लोन देने के लिए, फॉर लो इंटरेस्ट रेट लोन देने के लिए वहां पे क्या है मुझे बोलो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। और छठा क्या बोल सकते हैं आप, ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए। छठा क्या होना चाहिए, वो स्टेट में ऑल ओवर डेवलपमेंट वहां पे होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सारे क्वालिटीज रहेंगे दोस्तों, तो वो केस में वहां पे अपन क्या बोल सकते हैं कि वो जो विलेज वो एक मॉडल विलेज, मतलब सब विलेजेस को वैसा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा अपन वहां पे बोल सकते हैं। ऑलराइट, तो देखो दोस्तों, इस तरीके से वहां पे मैंने आप सभी लोगों का ये जो भी 5वां चैप्टर था वो कंप्लीट करके आपको दे दिया। ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूँ, अच्छे से पढ़ाई करो, आप लोगों के लिए पूरा जो भी सिलेबस है वो सारा मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था वो दे दूंगा। सिर्फ जितना कर रहे ना वो अच्छे से वहां पे कंप्लीट करो। ठीक है, यस, तो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। आपके सारे फ्रेंड्स को जरूर ये वीडियोस को शेयर करना। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। यस दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पक्का लाइक करना, चैनल पे अगर नए रहेंगे तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करना और कमेंट करना कि आपको इसमें से कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको सारी चीजें दिख रही है हमारे सोशल मीडिया हैंडल से, तो इसके ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर अपन अगले लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।